Hello students, welcome in online classes conducted by Nirmal PG College. I am Mr. Vijayakant Gulpadia. Today I will taught you the first paper of the poetry of the class second year, or the poem is Elegy, written in country churchyard. Today we will discuss about this poem Elegy, written in country churchyard, or this poem composed by Thomas Gray. Thomas Gray. Elegy written in country churchyard, composed by Thomas Gray. Today we will discuss. In this poem you have to know that elegy written in country churchyard, this poem is a elegy. और एट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू नो अबाउट द एलेजी. एलेजी क्या है? एलेजी मैं आपको बता दूं, एलेजी इज ए मेलंकलिक सॉन्ग. ये एक मेलंकलिक सॉन्ग होता है. एलेजी को अपन कह सकते हैं कि एलेजी इज ए लैमेंटिंग सॉन्ग. ये एक शोक गीत होता है. मैं बात कर रहा था आपसे कि इस पोएम की एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे. ये एलेजी जो है, एलेजी एक मेलंकलिक सॉन्ग होता है, लेमेंटिंग सॉन्ग कहते हैं इसे. और इस एलेजी की जो थीम होती है, थीम जो है वो सीरियस होती है भाई. एलेजी दिस टाइप्स ऑफ पोएम रिटन बाय द पोइट ऑन द डेथ ऑफ ए क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑफ द पोइट. मेलंकलिक सॉन्ग होता है, लेमेंटिक सॉन्ग होता है एलेजी. और थॉमस ग्रे ने ये पोएम लिखी थी. इन थॉमस ग्रे के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे. इनके क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे और वो थे रिचर्ड वेस्ट. On the death of Richard I, this poem was composed by the Thomas Gray. रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु पर इन्होंने एक पोएम लिखी और उनकी मृत्यु पर ये एक मेलंकलिक सॉन्ग था, लेमेंटिक सॉन्ग लिखा. इसकी थीम सीरियस होती है और इसको थॉमस ग्रे ने लिखा. So now you have to know that elegy is written, or in other words we can say that Thomas Gray was inspired to write this poem on the death of his close friend Richard West. And next step we can say that elegy written by the poet on the death of his close friend, relatives, so and so. After this we will discuss about the introduction of the poet. Introduction of the poet. Introduction of the poet. Poet was Thomas Gray, or Thomas Gray was born. Thomas Gray was born in London
इन लंदन। थॉमस ग्रे जो पैदा हुए थे वो लंदन में पैदा हुए थे और ये हुए थे 1716 में, 1716 में। मैं आपको बात कर रहा था एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पोएम की। थॉमस ग्रे ने इसको कंपोज किया है। एलेजी के बारे में मैंने आपको बताया कि लेमेंटिंग सॉन्ग होता है, मेलंकलिक सॉन्ग होता है, और थॉमस ग्रे वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस एलेजी ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। और इसके बाद मैं आपसे यदि बात करूं कि देखो एग्ज़ाम में ऐसा जनरली होता है कि इंट्रोडक्शन टू द पोएट में से एक दो क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, और एक इंग्लिश के विद्यार्थी होने के नाते आपको पोइट के बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए कि थॉमस ग्रे कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इनकी वर्क्स क्या थे, इनकी रचनाएं क्या थी। तो मैं आपको बता रहा था कि थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन लंदन 1760, और थॉमस ग्रे वॉज, इसमें अगली अपन बात करें तो ये थॉमस ग्रे जो थे ये बोरिसस रीडर थे। बोरिसस रीडर थे। थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न इन लंदन 1760 और ही वॉज द बोरिसस रीडर। थॉमस ग्रे वॉज द बोरिसस रीडर मीन्स कह सकते हैं जो गहन अध्ययन करता है, जो घोर अध्ययनशील होता है, उसे अपन बोरिसस रीडर कहते हैं। और थॉमस ग्रे के बारे में अब अपन बात करें कि इसके वर्क्स क्या थे, क्या क्या इन्होंने वर्क्स जो है लिखे। तो एक तो इनमें बहुत बड़ी जो इनके अंदर जिसे अपन कह सकते हैं ड्रॉबैक्स जिसे कहेंगे, तो वो ये थी कि थॉमस ग्रे वॉज हेटेड, इनको बहुत ज़्यादा नफरत थी, और वो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से इनको बहुत ज़्यादा थोड़ा इनको जो है हेट किया करते थे। थॉमस ग्रे के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि थॉमस ग्रे ये लंदन में पैदा हुए थे 1760 में, बोरिसस रीडर थे, और ये हेटेड विद द मैथमेटिक्स। और इन्होंने जो वर्क्स लिखे थे, जो रचनाएं थी, इनकी रचनाओं पर, इनकी जो एक्टिविटीज़ थे, इनके जो वर्क्स थे, उन पर इनको जो है लंदन गवर्नमेंट ने एक लॉरेटशिप की जो है उपाधि दी थी, टाइटल था लॉरेटशिप। और लॉरेटशिप के लिए इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और लॉरेटशिप के रिफ्यूज़ किया था 1757 में। तो इसमें अपन ये कहें कि लॉरेटशिप जो था, उस लॉरेटशिप के लिए लॉरेटशिप वॉज रिफ्यूज़ कर दिया गया था। ये था 1757 में। लॉरेटशिप क्या है कि एक लॉरेटशिप जो है, दिस इज ए टाइटल, एक टाइटल होता है जो एक ऐसे कवि को, ऐसे पोइट को जो दिया जाता है, हु रिटन ऑन द इनफ्लेमेबल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की एक ज्वलनशील समस्याओं पर जो लेख लिखते हैं, उसके लिए इनको एक लॉरेटशिप की जो है एक टाइटल दिया जाता है। और इस लॉरेटशिप को जब इनको दिया गया था तो उसके लिए इन्होंने रिफ्यूज़ मीन्स इनकार कर दिया था, और इसके लिए मना किया था 1757 में। ये थॉमस ग्रे ने इसके लिए किया था। अब इनके जो वर्क्स थे, अपन बात करें कि इनकी रचनाएं क्या थी थॉमस ग्रे की, तो वर्क्स जो थे उसमें सबसे पहला जो वर्क्स था इनका, वो था ओड टू स्प्रिंग। ओड टू स्प्रिंग लिखा इन्होंने। ओड टू स्प्रिंग was the first works of the Thomas Gray, and after this he wrote the Progress of Poesy। सेकेंड जो लिखा इन्होंने वो था प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये प्रोग्रेस ऑफ पोइजी भी इनका एक नेक्स्ट वर्क्स था। और इसके बाद इन्होंने लिखा द वार्ड, थर्ड नंबर पे इन्होंने लिखा द वार्ड। और एक जो नेक्स्ट जो इनकी वर्क्स थी वो था द फैटल सिस्टर। द फैटल सिस्टर। मैं आपसे बात कर रहा था एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की। ये थॉमस ग्रे ने इसको कंपोज किया है। थॉमस ग्रे वॉज इंस्पायर्ड टू राइट दिस एलेजी ऑन द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। ये रिचर्ड वेस्ट जो थे इनके क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। और एलेजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द एलेजी या व्हाट डू यू मीन अबाउट द एलेजी। तो एलेजी इज ए लैमेंटिंग सॉन्ग और द मेलंकलिक सॉन्ग विच कंपोज और द एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज
ऑफ डेथ ऑफ द पोइट्स क्लोज फ्रेंड और द रिलेटिव्स। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी थीम जो है सीरियस होती है। इसके नेक्स्ट स्टेप में अपन देखें कि इंट्रोडक्शन, पोइट का इंट्रोडक्शन क्या था। तो थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन 1716। इनका 1716 में जो है इनका जन्म हुआ था। और थॉमस ग्रे वॉज द वॉरेसिस रीडर। ये बहुत ही एक, जिसे कह सकते हैं वॉरेसिस रीडर का मतलब एक बहुत ही गहन अध्ययनशील व्यक्ति थे। और थॉमस ग्रे वॉज ऑल्सो हिटेड द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। देयर इज नो इंटरेस्ट इन द मैथमेटिक्स ऑफ द थॉमस ग्रे। और सेकंड इज दिस, द लॉरेटशिप वॉज रिफ्यूज्ड इन 1757। लॉरेटशिप इज इट्स ए टाइटल which given on that say poet who writes the inflammable condition of the society। जो समाज की एक इनफ्लेमेबल कंडीशन पर जो लेख लिखते हैं उसके लिए टाइटल दिया जाता है, उसको लॉरेटशिप कहते हैं। और लॉरेटशिप को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था 1757 में। नेक्स्ट वर्क्स की बात करें अपन, इसकी वर्क्स क्या थे। ओड टू स्प्रिंग था, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी था, द वर्ड था और द फैटल सिस्टर था। दीज आर द वर्क्स of the Thomas Gray was written. Now come to the next point. ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट और एलिजी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद बात आती है कि पोइट्री क्या है। यदि अपन पोइट्री की बात करें कि आखिरकार पोइट्री क्या है, तो पोइट्री जो है, पोइट्री को अपन कहेंगे ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings, a spontaneous overflow of powerful feeling reflected in tranquility। देखिए पोइट्री की अपन बात करें कि व्हाट इज द पोइट्री, पोइट्री क्या है। तो पोइट्री में अपन बात करें तो पोइट्री ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये पोइट्री होता है। अब इसको अपन समझने के लिए यदि बात करें हिंदी में कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस कहते हैं स्वच्छंद को, कि एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग का मतलब एक ऐसी शक्तिशाली भावनाओं का एक ऐसा प्रवाह, स्वच्छंद प्रवाह जो है। रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी का मतलब जिसमें अपन एक मतलब स्वच्छंद भावनाओं के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए जो एक फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स को अपन पोइट्री कहते हैं। तो यहाँ अपन पोइट्री को डिफाइन करके आपको बता रहे हैं। इसके बाद अपन बात करें कि इसके लिए ग्रे जो है किससे इंस्पायर्ड थे। तो अपन देखें कि Gray was inspired to write this elegy on the death of his close friend Richard West। अब यहां तक तो अपन ने ये था कि इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि पोइट का इंट्रोडक्शन क्या है, पोइट की एजुकेशन कहाँ हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ, किससे इंस्पायर्ड हुए, इनके वर्क्स क्या थे। अब पोइट्री में मैंने आपको बताया था कि पोइट्री जो है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग का, रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी में। इसके बाद ये मैंने आपको दिखाया कि इंस्पायर्ड थे
इनके क्लोज फ्रेंड की डेथ रिचर्ड वेस्ट पर। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन पोइट्री की बात करेंगे। पोइट्री के फर्स्ट पार्ट में पोइट क्या कहना चाहता है। तो पोइट्री के फर्स्ट पार्ट में पोइट ड्रॉ ए पैथेटिक पिक्चर। अपन ये कहें कि इन द फर्स्ट पार्ट of this poem, in the first part of this poem, poet draws a pathetic picture of the poor people of village. In the first part of the poetry, poet draws a pathetic picture of the people of the village. विलेजर्स जो थे उन विलेजर्स की एक अनटाइमली डेथ हुई। अनटाइमली डेथ पर उन्होंने एक पैथेटिक पिक्चर को ड्रॉ किया थॉमस ग्रे ने। अनटाइमली डेथ ऑफ द विलेजर्स, पोइट ड्रॉज ए पैथेटिक पिक्चर। कहना क्या चाह रहा था पोइट कि सम विलेजर्स दे हैव द क्वालिटीज लाइक एज द हैम्पटन, मिल्टन, ए ग्रेट वॉरियर। गांव के जो गरीब ग्रामीण थे उनमें बहुत ही क्वालिटी थी। उसमें मिल्टन जैसे कवियों वाले क्वालिटी के लोग थे, हैम्पटन जैसे वॉरियर थे, पैट्रियोटिक थे। ऐसी उन लोगों में क्वालिटीज़ हुआ करती थी, लेकिन वो लोग दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट। यहाँ कहा कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम पोएट ड्रॉज ए पैथेटिक पिक्चर ऑफ द पुअर पीपल ऑफ विलेज, but they do not get opportunity to develop their talent, means here poet want to say कि however the person of the village, they have the talent, they have the genius, they have the qualities, but they do not get opportunity to develop their talent. उनके अंदर गुण थे, उनके अंदर काबिलियत थी, लेकिन वो अपनी इस टैलेंट को डेवलप करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी, उनको मौका ही नहीं मिला अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए। और टैलेंट को डेवलप करने के लिए जब दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट, तो नाउ they are lying buried. Now they are lying buried in the graveyard. Means poet in the first stanza of the poem, poet want to say, and he shows the pathetic condition of the poor peoples which are lying buried in the graveyard. However, the person have the different types of the qualities, different types of the talent, but they do not get opportunity to develop their genius or the talent. When poet sees the poor people who are lying buried in the graveyard, so he feel very melancholic, he feel very sorrows, he feel very grief, बड़ा दुखी होता है। और जब उनको इस कंडीशन में देखता है, द डस्ट इज फ्लोइंग, ऐसे धूल उड़ रही है उनकी ग्रेवयार्ड पर,
They seems like the heap of the dust. The graveyard of the pure people of the blaze seems like a heap of the dust. एक धूल का ढेर जैसा लग रहा है. There were no any epitaph, there were no any tombs. वहाँ कोई इमारत नहीं है, किसी तरह के कोई गुंबद नहीं है. वहाँ सिर्फ और सिर्फ है तो एक रेत का एक ढेर जैसा है. और when the poet standing at the time of evening, he sees the different types of the graves of the poor people, which seems like as the heap of the dust. So he feels very sorrow and the grief. Or then he sees different types of the grave of the poor people of bliss. So he feels very melancholic, he feels very sadness in himself. Then he gets the inspired and create this poem, Elegy written in country churchyard. कहना क्या हुआ कि इलेजी लिखी गई थी कंट्री चर्चयार्ड में. कंट्री में एक कंट्री चर्चयार्ड का मतलब एक जैसे विलेज था, वह एक चर्च था. उस चर्चयार्ड में पोइट एट द टाइम ऑफ इवनिंग ही वाज alone there. He sees the different types of the grave of the poor peoples. This seems like the heap of the dust, and he feel very melancholic. He feel very sorrows, grief, and sufferings. Then he write this poem. Then he composed this poem, Elegy written in country churchyard. In this poem, at the first stanza of the first part of this poem, poet draws a pathetic picture of the poor people of Blaze, but they do not get opportunity to develop their talent. Now they are lying buried in the graveyard. Or the folk of the society's people, वहाँ के the person of the Blaze were very unsung. उनको unsung थे. They were not fame. They were not famous. They do not get opportunity to develop their talent because they are the blazers. Or due to the opportunity, they are now lying buried in the graveyard. Or when poet sees their grave, so he feels very sorrows in his mind. Now, मैं आपसे बात कर रहा था कि Elegy written in country churchyard. This poem was written by the Thomas Gray, and Thomas Gray was inspired to write this poem on the death of his close friend Charles West. Now, theme of the poem में it mourns, means this poem mourns, this poem laments the death not of the great people but of common men, not of the great people. This poem not shows the mourn, this poem not shows the melancholy on the death of great people, but of the common man, and the meditates on the nature of human morality. Means in these lines, poet want to say that this poem was not written on the death of the great people or the eminent people, but in spite of this poem was written on the death of common people and meditates on the nature of human morality. Nature of human morality means the feelings of the poet is as same as the poor people or the great people. And further, that in death there is no difference between great and common. That in death there is no difference. Means poet here says that death is necessary to all the human beings of the world. That is the universal truth. There is no difference between great and the common. Whether the pupil may be the great or the common, that is essential to all
to all the creature of the world. And among the lowly pupils buried in the churchyard, the person whose are buried in the graveyard, they are the common people. They no great. They are the poor people of the place whose are lying buried in the graveyard. Poet feels sorrow or the melancholic condition in his mind when he sees the grave of the poor people. The grave of the poor people are so simple. There were no any epitaphs, there were no any tombs, there were no any buildings. They are simple. They are seems like the heap of the dust. And in the next, the grave of the rich pupil or the eminent pupils, they seems very attractive. They had the buildings. There are the epitaphs and fully decorated. This types of difference when poet sees, so he feels very sorrow. He says that the people which are lying buried in the graveyard, they were so innocent people. They don't know about the crime. They don't know about the politics. They were so simple people. They believe in the truthness. They were very innocent people. And also, however, they have the quality of the different types of the like as the Milton, Great Patriotic, Hampden, so and so. But now they are buried in the simple graveyard. They may be also the great poet like as Milton. They may be the great patriotic Hampden. But they do not get opportunity to develop their talent. When poet sees them, he feels very sorrow. And then he says that in that there is no difference between great and common. Means poet here want to say that there is no difference between the pupil, all the human beings. He says that there is no difference between the great and common. If among the lowly people buried in the churchyard, what? He sees the lowly people, he sees the poor people of the place whose are lying buried in the graveyard. He feels very sorrows or the grief, and then he begins to write this elegy written in country churchyard. It's okay. आगे next class में I will teach you the poem. तो स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट क्लास में बुक्स अपने साथ रखेंगे और आई विल टॉट यू. इसके लिए थैंक्स ए लॉट. वी विल मीट यू नेक्स्ट डे. गुड डे. राइट.